Good morning everyone. My name is Karishma Chauhan, and with the help of this video we will try to complete the summary of Indian polity. Okay, 2 या 3 वीडियो में हम पूरी समरी पढ़ लेंगे लक्ष्मीकांत की, इंडियन पॉलिटी की, और 7 to 8 आवर्स में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे हम इसमें करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, historical background, making of the constitution, salient features of the constitution, preamble, union and its territory, citizenship, fundamental rights, DPSP, fundamental duties, amendment, basic structure. पार्ट 2 में आ जाएगा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम, सेंटर स्टेट रिलेशंस, इंटर स्टेट रिलेशंस, एमरजेंसी प्रोविजंस, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे इसकी, लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटीज, यूनियन टेरिटरीज एंड स्पेशल एरियाज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. इनकी एक अलग वीडियो बना दी गई है, एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें हमने सारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कवर किए हैं. आप उसको भी देख सकते हैं फॉर डीप अंडरस्टैंडिंग. ओके, देन मिसलेनियस में सम पॉलिटिकल डायनेमिक्स like elections, election laws, electoral reforms, part and schedule of the constitution. Okay, स्टार्ट करते हैं हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने के लिए और याद रखने के लिए आपको एक स्टोरी की तरह सुनना है इसको, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को. ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड? स्टार्ट होता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से. पर हम 1773 तक जाने के लिए हमें जानना पड़ेगा कहाँ से आया ये एक्ट. ठीक है, क्या हुआ था? सबसे पहले ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में 1600 में, केम टू इंडिया इन 1600. कैसे आए थे? एज ट्रेडर्स आए थे, ट्रेडिंग कंपनी की तरह आए थे, ट्रेडर्स की तरह आए थे. ठीक है, क्यों आए थे? क्योंकि इन्हें क्वीन एलिजाबेथ 1 थी, उन्होंने चार्टर ग्रांट किया था ट्रेडिंग कंपनी को कि आप जाके ट्रेड कर सकते हैं. एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स थे इनके पास. फिर क्या होता है 1765 में इनको दीवानी राइट्स मिल जाते हैं. कौन से राइट्स मिलते हैं? दीवानी राइट्स. क्या होते हैं दीवानी राइट्स? दीवानी राइट्स में आते हैं पावर टू कंट्रोल रेवेन्यू. ठीक है, राइट्स मिल गए इन्हें रेवेन्यू के ऊपर एंड सिविल जस्टिस के ऊपर. क्या होते हैं दीवानी राइट्स? रेवेन्यू के ऊपर राइट्स एंड सिविल जस्टिस के ऊपर राइट. कहाँ से आए ये राइट्स? क्यों मिले इन्हें ये राइट्स? क्योंकि 1764 बहुत इंपॉर्टेंट एक बैटल हुई थी. क्या नाम था उस बैटल का? उस बैटल का नाम था बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें एक साइड पर कौन थे? एक साइड पर थे हेक्टर मुनरो और दूसरी साइड पे थे मीर कासिम एंड शाह आलम. वो हार गए थे, मीर कासिम एंड शाह आलम. उन्होंने हारने की पनिशमेंट के उसमें इनको दीवानी राइट्स दिए थे. ठीक है, अब इनके पास राइट्स थे ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस. कौन कौन सी प्रोविंसेस के ऊपर थे? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. बॉब के ऊपर थे बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. ओके, इसके बाद आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा था, कोई रेगुलेट नहीं कर रहा था. पर अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा इनका इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो रहा है, इन्हें कोई देख वेख नहीं रहा है, तो उसके लिए इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को पास किया. ये क्या था? दिस इज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. जिसने क्या किया? इट लेड्स द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. यहाँ से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या था? इसमें जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया. क्या बनाया? 1773 में, याद रखना, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया. कौन थे हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग. कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग. दूसरा क्या हुआ? कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज हुई इसमें. इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता. क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया कलकत्ता में 1774 में विद ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन. एडवाइजरी नहीं थी,
ओरिजिनल थी, एप्लीट थी। जो हमारा अब वाला कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास कौन कौन सी जुरिस्डिक्शन है, उनके पास ओरिजिनल है, अपीलेट है, रिट जुरिस्डिक्शन है, एडवाइजरी है। एडवाइजरी कौन से आर्टिकल में दी हुई है, आर्टिकल 143 में। मैंने सुप्रीम कोर्ट के सारे आर्टिकल्स एक वीडियो में कवर किए हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं विथ ट्रिक्स, आपको सारे याद हो जाएंगे। ओरिजिनल किस में दिया हुआ है, आर्टिकल 131 में दिए हुए हैं। ओके, तो क्या हुआ यहाँ पे, एक सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ कोलकाता में, और जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज थी उन्हें सबऑर्डिनेट कर दिया गया बंगाल को। बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज को क्या किया गया, सबऑर्डिनेट बना दिया गया बंगाल प्रेसिडेंसीज के। इसके बाद नेक्स्ट अमेंडिंग एक्ट आता है 1781 का। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद 1781 में एक अमेंडिंग एक्ट आता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये रेक्टिफाई करता है उन सारे डिफेक्ट्स को जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करती है इस अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को। इसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट और डिक्लेरेटरी एक्ट भी कहते हैं 1781 का। क्या कहते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट और डिक्लेरेटरी एक्ट 1781। अब इसमें क्या क्या होता है ये देखेंगे हम ध्यान से। इट एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल। क्या करता है, ये एग्जेम्प्ट करता है गवर्नर जनरल को और काउंसिल को फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल नहीं आएगी। जो भी एक्ट डन, द एक्ट्स डन बाय देम इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी, एंड ऑल्सो एग्जेम्प्टेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर ऑफिशियल एक्शंस। कब नहीं आएंगे, ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर कोई भी काम करते हैं गवर्नर जनरल, उनकी काउंसिल या सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगी। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। दूसरा, इट एक्सक्लूड कर दिया इन्होंने रेवेन्यू मैटर्स को, एंड द मैटर्स अराइजिंग इन कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देख लो कितने चालू थे ये लोग। हाँ, जो भी रेवेन्यू मैटर है, जो भी रेवेन्यू का कलेक्शन है, उसके रिलेटेड कुछ भी बात होगी, कोई भी मैटर होगा, वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, ताकि ये लूट सकें जितना लूटना चाहें। इट प्रोवाइडेड दैट द सुप्रीम कोर्ट वॉज टू हैव जुरिस्डिक्शन ओवर ऑल द इनहैबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता। कलकत्ता में जो भी रहता है उन सब के ऊपर जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड द कोर्ट, ये क्या करते हैं, कोर्ट को कहते हैं कि आप पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग इनका ट्रायल करें। हिंदूज को हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग एंड मुस्लिम्स को मोहम्मदन लॉज के अकॉर्डिंग। ठीक है, 3 चीज़ें पढ़ ली हमने, गवर्नर जनरल, उनकी काउंसिल एंड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी। अगर ऑफिशियल एक्शन कोई ले रहे हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा। दूसरा, रेवेन्यू मैटर सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आएंगे। तीसरा, इनको ट्राई किया जाएगा इनके पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग, हिंदू एंड मुस्लिम लॉज के अकॉर्डिंग। लास्ट, इट लेड डाउन दैट द अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट्स कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। अगर प्रोविंशियल कोर्ट, जैसे अब हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से अगर हमको कोई अपील करनी है तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं ना। बट यहाँ पे जो प्रोविंशियल कोर्ट्स की जो अपील थी वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल लेंगे, ना कि सुप्रीम कोर्ट को जाएगी वो। ठीक है, इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल्स। ठीक है, हमने 2 एक्ट पढ़ लिए, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। नेक्स्ट आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पर। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या करता है, इंडियन अफेयर्स को ये 2 में वो कर देता है, 2 बॉडीज बना देता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एंड एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये 2 बॉडीज बन जाती हैं। इंडियन अफेयर्स केम अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो भी इंडियन अफेयर्स होंगे वो डायरेक्ट कंट्रोल में आएंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, जो ब्रिटेन में है। ठीक है, इसने क्या किया, इसने डिस्टिंग्विश किया बिटवीन द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। फर्स्ट एक्ट है ये जिसने कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस को जो है डिस्टिंग्विश किया। इसको याद रखना, क्वेश्चन यहीं से आएगा, कौन सा एक्ट ऐसा होता है, कौन सा एक्ट ऐसा है जो कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को डिस्टिंग्विश करता है। ठीक है,
दूसरा यहाँ क्या होता है, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनता है, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनता है। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, C4 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, C4 कॉमर्शियल अफेयर्स, कॉमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, देन बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर्स होते हैं जो मैनेज करेंगे पॉलिटिकल अफेयर्स। ठीक है, याद हो गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, कॉमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करेंगे, एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेंगे, वो पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करेंगे, एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ द सिविल and military governments or revenue of the British possession in India. Thus it established a system of dual government. Dual government आ गए यहाँ पे, board of control आ गया and court of directors आ गए। ठीक है, now इसके बाद आया एक्ट ऑफ 1786। इसमें क्या हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उनको अपॉइंट किया गया एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। किसको अपॉइंट किया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपॉइंट किया गया एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पर इन्होंने कहा मेरी 2 डिमांड्स हैं टू एक्सेप्ट दैट पोस्ट। क्या डिमांड्स की इनकी फर्स्ट डिमांड थी, ही शुड बी गिवन पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं वो अपनी जो काउंसिल है उनके डिसीजंस को ओवरराइड कर सकते हैं, इनके पास ये पावर होनी चाहिए। ये इनकी फर्स्ट डिमांड थी। सेकंड, ही वुड ऑल्सो बी द कमांडर इन चीफ, ये कमांडर इन चीफ भी होंगे। ठीक है, देन आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसमें क्या हुआ, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को चाहिए था वो दे दिया गया। ठीक है, थ्रू दिस एक्ट इन्होंने डिमांड किया, इन्होंने कहा मैं 2 कंडीशंस में ही ये पोस्ट एक्सेप्ट करूंगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की। 1793 में इनको, इसमें फिर इनको दे दिया गया 1786 में, बट 1793 में जो इनकी ओवरराइडिंग पावर थी वो फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर प्रेसिडेंसीज को भी दे दिया गया। ठीक है, अब जो भी आएंगे उनके पास भी सेम पावर रहेगी। इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर एंड कंट्रोल ओवर सब ऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन कहाँ शुरू हुआ था, 1773 में यहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी गई थी। यहाँ पे और ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया, और ज़्यादा पावर दे दी गई बंगाल को टू कंट्रोल प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, इसने क्या किया, और इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली। 1793 ने क्या किया, ट्रेड मोनोपोली को बढ़ा दिया गया फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। कितने ईयर्स के लिए, 20 ईयर्स के लिए। यहाँ से जो चार्टर एक्ट आएंगे ना वो 20 ईयर्स के गैप पर आएंगे, देखना। चार्टर एक्ट ऑफ 1793, देन चार्टर एक्ट ऑफ 1813, फिर 1833, देन 1853, 2020 के टाइम गैप से आ रहे हैं। ठीक है, नाउ इट प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ was not to be a member of the governor general council unless he was so appointed। जो कमांडर इन चीफ हैं वो गवर्नर जनरल काउंसिल के मेंबर नहीं होंगे unless he was so appointed। ठीक है, it laid down the members of board of control and their staff were henceforth to be paid out of the Indian revenues। कहाँ से पे कर रहे हैं इन्हें, इंडियन रेवेन्यू से पे कर रहे हैं। हर तरह से मतलब लूटने के चक्कर में थे ये लोग। अब इनके जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने मेंबर्स थे, 6 मेंबर्स थे, उनकी सबकी पेमेंट भी इंडियन रेवेन्यू से होगी। ठीक है, पढ़ लिया हमने। क्या हुआ है, फर्स्ट ट्रेड मोनोपोली को इसको 20 ईयर्स के लिए इंक्रीज कर दिया गया। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को पावर मिली थी वो फ्यूचर प्रेसिडेंट्स और फ्यूचर गवर्नर जनरल्स के लिए इंक्रीज कर दी गई है, और कमांडर इन चीफ जो है वो गवर्नर जनरल काउंसिल के मेंबर नहीं होंगे। देन आता है चार्टर एक्ट 1813। 20 ईयर के गैप पे फिर एक एक्ट आता है जिसका नाम होता है चार्टर एक्ट 1813। इसने क्या किया, मोनोपोली खत्म कर दी ईस्ट इंडिया कंपनी की। यहाँ मोनोपोली थी ना ट्रेड में ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो यहाँ खत्म कर दी इन्होंने। एक्सेप्ट कहाँ, ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी विद इंडिया। इन 2 को छोड़ के इनकी मोनोपोली खत्म कर दी। 10 ट्रेड विद इंडिया फॉर ऑल कॉमोडिटीज एक्सेप्ट टी, एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट टी, चाय was thrown open to all British subjects। ठीक है, this lasted till 1833 जहाँ पे सारी ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी थी। ठीक है, this lasted till 1833। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या हुआ,
1813 में। अब 1800 में हम 19th सेंचुरी में आ गए। 1813 में क्या हुआ है, इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया। ओके, ये यूपीएससी 2019 में पूछा गया है। सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया कौन से एक्ट में दिया गया हुआ है, तो 1813 में दिया है। कौन से एक्ट में दिया है, 1813 में दिया है। यहाँ पे ट्रेड मोनोपोली सिर्फ दो में बची, चाइना एंड टी, चाइना एंड टी विद इंडिया, ठीक है। 1813 में इसने क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया टू कम टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एनलाइटनिंग द पीपल को एनलाइटन करने के लिए क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया आ सकते थे, ठीक है। कौन से एक्ट में हुआ है ये, 1813 में हुआ है। ओके, देन इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, और जिसमें कितना दिया जाएगा, 1 लाख रुपए फॉर एजुकेशन इन नेटिव इंडिया। 1 लाख का प्रोविजन आया 1813 में, 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए खर्च किए जाएंगे। ये भी 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया है यूपीएससी के, ये यूपीएससी प्री के 2019 में पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको याद रखना, ठीक है। It authorized the local governments in India to impose taxes on persons. They could also punish the person for not paying taxes. ठीक है, इसमें क्या गया, लोकल गवर्नमेंट्स को ऑथराइज किया गया कि अगर कोई इंसान, उस पर आपने टैक्स इम्पोज किया है और अगर वो उस टैक्स को नहीं पे कर रहा है तो आप उसको पनिशमेंट भी दे सकते हैं। टैक्स इम्पोज भी कर सकते हैं और इम्पोज करने के बाद अगर वो टैक्स पे नहीं कर रहा है तो आप उसको पनिश भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अभी तक क्या चल रहा है, अभी तक कंपनी रूल चल रहा है। कंपनी का रूल है 1773 से 1858 तक, तो जितने भी चार्टर्स आ रहे हैं ये कंपनीज के आ रहे हैं, ठीक है। 1833 इंपॉर्टेंट है, फाइनल स्टेप है टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1773 से स्टार्ट हुआ था। कब आया, 1833 में, 60 ईयर्स के बाद, ठीक है। 3 याद रखना, 1833 में आया, बट ये सारी 3s हैं, 1813, 1833, 53, ओके, बट 33, 60 ईयर्स याद रख लीजिए। आफ्टर 60 ईयर्स फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन क्या हुआ है, यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया है। पहले गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। कौन थे हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, विलियम वेंटिक। कौन थे, विलियम वेंटिक। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। इनको याद रखना है। अब द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज वेस्टेड विद ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। क्या किया गया, इनको सारी सिविल और सारी मिलिट्री पावर्स दे दी गई। गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास को लेजिस्लेटिव पावर उनसे ले ली गई, डिप्राइव कर दिया गया उन्हें, ठीक है। द लॉज मेड अंडर द प्रोविजन एक्ट्स नॉन एज रेगुलेशन। अभी तक जो प्रीवियस एक्ट्स थे, ठीक है, उनके अंदर जो भी लॉज बन रहे थे उन्हें रेगुलेशंस कह रहे थे, पर यहाँ से इनको एक्ट कहा जाएगा, ठीक है। चार्टर एक्ट 1833, अब से इनको एक्ट कहा जाएगा। इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कॉमर्शियल बॉडी। अब उसको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी कब से प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनी थी, तो चार्टर एक्ट 1833। फाइनल स्टेप कब हुआ सेंट्रलाइजेशन का, तो आफ्टर 60 ईयर्स 1833। कौन थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, विलियम बेंटिक। अब जब कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो गया है तो बॉम्बे और मद्रास को पूरी तरह से डिप्राइव कर दिया जाएगा पावर से, तो इनकी लेजिस्लेटिव पावर पूरी तरह से डिप्राइव कर ली गई यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हुआ, इंट्रोड्यूस लॉ मेंबर कौन थे, मकालो या मकालो, वट एवर इज द प्रोनाउंसिएशन, मकालू, इन गवर्नर जनरल काउंसिल। एक लॉ मेंबर को इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नर जनरल काउंसिल में, ठीक है। कब किया गया, ये भी 1833 में। आप बार बार पढ़ोगे, बार बार रिवाइज करोगे तो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। नाउ चार्टर एक्ट 1853 का चार्टर एक्ट आया 1853। ये कंपनी रूल का लास्ट एक्ट है। इसके बाद क्या होगा, क्राउन रूल शुरू होगा 1858 से, ठीक है। तो दिस इज लास्ट चार्टर एक्ट जो 1853 में आया।
1833 में एक चीज़ और हुई थी ना यहाँ पे, 1830 में मोनोपोली सिर्फ बाकी सब में ख़त्म कर दी थी, बट चाइना और टी के साथ रह गई थी 1833 में। यहाँ पे लिखा नहीं है, बट ये भी ख़त्म कर दी थी। अब यहाँ पे कोई भी मोनोपोली नहीं थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, सारी मोनोपोली को फिनिश कर दिया गया था, ठीक है। अब 1853 आता है। यहाँ पे क्या होता है, दे सेपरेट द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। यहाँ पे पावर ऑफ सेपरेशन होता है। क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर। कब हो रहा है, क्राउन रूल से एक एक्ट पहले, ठीक है, 1853 में हो रहा है। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग अलग कर देते हैं। 6 न्यू काउंसिल मेंबर्स का एडिशन होता है, जिनको क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसलर्स कहते हैं। ओके, फर्स्ट टाइम याद रखना, 1853 कंपनी रूल खत्म होने से पहले फर्स्ट टाइम एक लोकल रिप्रेजेंटेशन होती है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। क्या होती है, लोकल रिप्रेजेंटेशन होती है इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, इट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज। क्या हुआ है, ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस करते हैं ये सिविल सर्विसेज को। द कॉवेनेंट सिविल सर्विस वॉज दस थ्रोन ओपन टू इंडियन ऑल्सो, इंडियंस के लिए भी कर दिया गया इसको ओपन, ठीक है। गवर्नर जनरल कुड वीटो विल, गवर्नर जनरल को ये पावर दी गई है कि वो विल को वीटो कर सकते हैं। क्या क्या हो गया है, सेपरेट किया है फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को, सेपरेशन हुआ है पावर का। 6 न्यू मेंबर्स को ऐड किया गया है लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स की, उस पर नाम दिया गया इन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स टू द काउंसिल। देन इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। It introduced an open competition for civil services. Okay, this is all about 1853. There are some more. It provides for the provision for open competition. Open competition का आ गया ये रहा, provision for open competition negated by this act. क्या किया है इन्होंने, negate कर दिया है। Restriction on immigration of Europeans and acquired property were lifted. अब यूरोपियंस की इमाइग्रेशन और प्रॉपर्टी एक्वायर करने पे जो रिस्ट्रिक्शन थी उनको हटा दिया गया है। इंडियन लॉज को कॉडिफाई और कंसोलिडेट कर दिया गया है, ठीक है। स्लेवरी का एबॉलिशमेंट हुआ है यहाँ। स्लेवरी एबॉलिश कब हुई है, वेट, आई थिंक स्लेवरी एबॉलिश 1833 में हुई है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट 1833। 1853 में यही दिया हुआ है, ये 1833 में हुआ है। 1853 में वही तो 1853 में इंट्रोड्यूस किया गया ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज, बट 1833 में इसको निगेट किया गया था, ठीक है। जो रेस्ट्रिक्शन थी यूरोपियन की इमाइग्रेशन पे और उनकी प्रॉपर्टी एक्वायर करने पे, ये भी 1833 में हुई। ये सारे 1833 के पॉइंट्स हैं। स्लेवरी का एबॉलिशमेंट 1833 की एक्ट से हुआ है, ठीक है। नो इंडियन डिनाइड एम्प्लॉयमेंट अंडर कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कलर, ठीक है। किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट सबको मिलेगी, ओके। अब अभी तक क्या था, कंपनी रूल था। अब आएगा क्राउन रूल 1858 से 1947 तक, ठीक है। अब हम क्राउन रूल पढ़ेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जाने जाएंगे अब ये। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 क्या होता है यहाँ पे, इसको एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट भी कहते हैं, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट। रूल ऑफ कंपनी दिया हुआ है ना यहाँ, रूल ऑफ कंपनी वॉज रिप्लेस्ड बाय द रूल ऑफ क्राउन। अब यहाँ पे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो 1833 में बने थे, जब कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हुआ था, अब उनको वाइसरॉय ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से, पहले थे हमारे पास गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर उनको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कब, 1773 में। देन उनको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 में।
अब उनको कहा जाएगा वाइसरॉय ऑफ इंडिया 1858 में। ठीक है, और वाइसरॉय कौन होंगे? ये एजेंट होंगे क्राउन के। क्या होंगे? ये एजेंट होंगे क्राउन के। वाइसरॉय बिकेम द एजेंट ऑफ द क्राउन। दिस एक्ट एबॉलिश द ड्यूअल गवर्नमेंट। ड्यूअल गवर्नमेंट कहाँ आई थी? याद करो, पिट्स इंडिया एक्ट में आई थी। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में। ड्यूअल गवर्नमेंट कॉमर्शियल अफेयर्स के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अब यहाँ पे इसको एबॉलिश कर दिया गया है। दिस एक्ट ऑल्सो एंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। किसकी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? लॉर्ड डलहौजी की थी। इसको भी यहाँ पे एंड कर दिया गया 1857 में। आफ्टर बैटल इसको एंड कर दिया गया है। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एक कौन है? वाइसरॉय है, दूसरे कौन होंगे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगे। वॉज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट एंड वॉज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसको रिस्पॉन्सिबल होंगे? ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, वाइसरॉय कौन थे? ये एजेंट थे क्राउन के। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्या मिलेगा? एक 15 मेंबर का काउंसिल बनेगा जो असिस्ट करेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को फॉर इंडिया। ठीक है, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगे उनको हम शू कर सकते हैं इन इंडिया में भी एंड इन इंग्लैंड में भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल है अपने कामों के लिए। ओके, इसके बाद आते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 एंड इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। क्या होता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में? यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन शुरू होता है। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन शुरू कब हुआ था? 1773 में। फर्स्ट एक्ट से शुरू हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से। कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन 1833 में हो गया। अब 1861 में आफ्टर द क्राउन रूल 1861 में डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ और जो लेजिस्लेटिव पावर्स जिसको डिप्राइव कर लिया गया था 1833 में, अब उनको रिस्टोर किया गया टू बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड हुआ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन इंडिया बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। यहाँ पे इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड किया गया। कौन कौन थे? वाइसरॉय ने नॉमिनेट किया कुछ इंडियंस को एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ऑफिशियल मेंबर्स के उस पे नहीं, प्लेस पे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तरह इनको नॉमिनेट किया गया। 3 इंडियंस थे। कौन थे? राजा ऑफ बनारस। ठीक है, बनारस के राजा, महाराजा ऑफ पटियाला, पटियाला के महाराजा एंड सर दिनकर राव। ये 3 थे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ठीक है, इट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग इमरजेंसी। वाइसरॉय क्या कर सकते हैं? ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करते हैं ना इमरजेंसी में, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है या फिर लोकसभा राज्यसभा सेशन में नहीं होती है, तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करते हैं। यहाँ पे कौन करेगा? यहाँ वाइसरॉय ऑर्डिनेंस इशू करेंगे ड्यूरिंग इमरजेंसी। किस एक्ट के थ्रू? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। दोबारा पढ़ते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस शुरू हुआ। डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया। लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंडियंस को नॉमिनेट किया गया। कौन कौन थे? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव। चौथा क्या हुआ? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दे दी गई वाइसरॉय को। एम्पावर किया गया वाइसरॉय को टू फ्रेम द रूल्स ऑफ बिजनेस। सेम पावर जो आर्टिकल 77 में हमारे प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर्म हुई। कहाँ? बंगाल में। कहाँ फॉर्म हुई है? बंगाल में, पंजाब में एंड NWFP में। ठीक है, कहाँ कहाँ हुई है? बंगाल में हुई है, पंजाब में हुई है एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में हुई है। ठीक है, बंगाल में कब हुई थी? 1862 में। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में 1886 में। पंजाब में कब हुई थी? 1897 में। ठीक है, लास्ट बट द
इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन मिला था पोर्टफोलियो सिस्टम को। ये पूछा गया है प्री में, किसने इंट्रोड्यूस किया था पोर्टफोलियो सिस्टम? तो किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने किया था। हु डिड इट? लॉर्ड कैनिंग डिड इट। ओके, पोर्टफोलियो सिस्टम। अब आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इन दोनों को थोड़ा थोड़ा सेम है, साथ में पढ़ाती हूँ मैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसको कहते हैं मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है। 1919 को कहते हैं मोंटेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। क्या हो रहा है यहाँ पे? 1909 वाले को क्या कह रहे हैं हम? मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स। एंड 1919 वाले को कह रहे हैं मोंटेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। जो मॉडले हैं, जो पहले वाले हैं, यहाँ पे मॉडले, यहाँ पे मोंटेगो, ये कौन है? ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स हैं। और बाद वाले मिंटो एंड चैम्सफोर्ड, ये कौन है? ये वाइसरॉय हैं। दो थे ना, 1858 से दो ऑफिस क्रिएट हुए, एक वाइसरॉय का ऑफिस क्रिएट हुआ, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस क्रिएट हुआ। तो जो पहले वाले हैं वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जो बाद वाले हैं वो वाइसरॉय हैं। क्या हुआ? 1909 इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम एन एलिमेंट ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन का एलिमेंट, इसका इंट्रोडक्शन हुआ लेजिस्लेटिव काउंसिल में। एट द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स टू बी इन मेजॉरिटी। जो प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, जो स्टेट्स कह सकते हैं जिन्हें हम, स्टेट्स में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं उसमें मेजॉरिटी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की होगी। ठीक है। और इससे इम्पॉर्टेंट तो कोई पॉइंट ही नहीं है। फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन हुआ सेपरेट इलेक्टोरेट्स का फॉर मुस्लिम्स। किस में हुआ? मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स में, 1909 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ? रिप्रेजेंटेशन इन एक्सेस ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स। ठीक है। इनकम क्वालिफिकेशन को कम कर दिया गया फॉर मुस्लिम वोटर्स। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 इंडियंस कब ऐड हुए? 1861 में। 1861 में आए राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। किसमें? लेजिस्लेटिव काउंसिल में। पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फर्स्ट टाइम 1909 में, जब उसी एक्ट में जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले थे मुस्लिम को, उसी में फर्स्ट टाइम वाइसरॉयज की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फर्स्ट इंडियन को अपॉइंट किया गया। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ही वॉज अपॉइंटेड एज द लॉ मेंबर। कैसे अपॉइंट हुए हैं ये? एज द लॉ मेंबर। ओके। देन 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे मोंटेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोंटेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसमें क्या हुआ? इसमें फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात हुई। किसकी बात हुई? 19 साल के हो गए, ऐसे याद करना, 19 साल, तो अब रिस्पॉन्सिबल हो गए। फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात हुई है। यहाँ पे हाई कमिश्नर का ऑफिस क्रिएट किया गया है। कहाँ पर? लंदन में। क्या हुआ है? हाई कमिश्नर का ऑफिस क्रिएट किया गया है लंदन में। इंडियन लेजिस्लेचर बिकेम बाइकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या हुआ है यहाँ? एक सेकेंड, बाइकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या होता है बाइकैमरल? क्या है आज के टाइम पर बाइकैमरल? कि 2 हाउसेस होते हैं हमारे, लोकसभा है, राज्यसभा है, 2 लेजिस्लेचर हैं। तो फर्स्ट टाइम इंडियन लेजिस्लेचर बाइकैमरल कब बनी है? 1919 में। बाइकैमरल बन गई तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बन गई। ठीक है। हाई कमिश्नर का ऑफिस लंदन में क्रिएट हुआ। अब यहाँ पे जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम को मिले थे, यहाँ पे कॉमनल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंड कर दिया। किस किस को एक्सटेंड किया? सिख को, किन्हें किया? सिख को, क्रिश्चियन को, एंग्लो इंडियंस को एंड मुस्लिम्स को। ठीक है। सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड मुस्लिम्स। इसका निमोनिक स्कैम कर लीजिए, सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड मुस्लिम स्कैम। ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया हैं, नाउ टू बी पेड फ्रॉम ब्रिटिश रेवेन्यू। पहले क्या हो रहा था? इंडियन रेवेन्यू से पे किया जा रहा था, याद है आप? अब यहाँ पे क्या होगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को पे किया जाएगा फ्रॉम द ब्रिटिश रेवेन्यू। ठीक है।
डायआर्की आ गई प्रोविंसेस में। अब किस में दी हुई है डायआर्की का, कुछ भी कौन से शेड्यूल में या फिर कौन से पार्ट में दिया हुआ है इंडिया में, या आप पढ़िए और बताइए आज के टाइम पे डायआर्की हमें कहाँ देखने के लिए मिलती है, इन विच पार्ट और विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डायआर्की क्या है, दो तरह के सब्जेक्ट्स बना दिए, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स। रिजर्व सब्जेक्ट्स को गवर्नर एग्जीक्यूटिव की हेल्प से देखेंगे और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट को गवर्नर विद द मिनिस्टर्स की हेल्प से देखेंगे, ठीक है। ये यूपीएससी प्री में क्वेश्चन आया था 2012 में। क्या हुआ है यहाँ पे, सेपरेट कर दिया गया है सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को। क्या किया है, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को अलग अलग कर दिया गया है। यहाँ पे ये याद रखना है, जो डायआर्की आई है वो सिर्फ प्रोविंसेस में आई है, सेंट्रल में नहीं आई है। डायआर्की प्रोविंसेस में आई है, बट 1935 एक्ट से क्या होगा, इस डायआर्की को जो प्रोविंसेस में आएगी इसको एबॉलिश कर दिया जाएगा और डायआर्की सेंटर में आएगी। यहाँ पे किस में आएगी, सेंटर में आएगी। वेट, इसमें दिया हुआ है तो लेट्स सी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें क्या हुआ, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको याद रखना। ऑल इंडिया फेडरेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है। दूसरा, रेजिडुअरी पावर्स होती है ना, जैसे अब हमारे पास कौन कौन सी, एक स्टेट लिस्ट है, एक कॉन्करेंट लिस्ट है, एक सेंट्रल लिस्ट है। कॉन्करेंट इज द रेजिडुअरी पावर्स, ठीक है। दिस रेजिडुअरी पावर्स वर गिवन टू वाइसरॉय और गवर्नर जनरल। ये 2018 में आया था यूपीएससी में क्वेश्चन इससे। यहाँ पे डायआर्की को अबॉलिश कर दिया गया है, ठीक है। प्रोविंसेस में डायआर्की को अबॉलिश कर दिया गया है, बस सेंटर में डायआर्की आ गई थी। 1935 में सेंटर में डायआर्की आई थी, 1919 में प्रोविंसेस में आई थी। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया इन प्रोविंसेस। स्टार्ट कहाँ से हुआ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, 1919 से, जब हम 1919 के हो गए, 1935 में प्रोविंसेस में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। नाउ इंट्रोड्यूस्ड बाई कैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। कितनी प्रोविंसेस थी, 11 थी, उनमें से 6 प्रोविंसेस में बाई कैमरलिज्म आ गया था। कौन कौन सी है, अगर आपको याद करना है तो मैं आपको नाम बता देती हूँ। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, ये वही वाली हैं जो स्टार्टिंग से 3 चलती आ रही हैं, बाकी की 3 बाऊ, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस बाऊ, ठीक है। और क्या हुआ इस एक्ट में, इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले थे फर्स्ट टाइम 1909 में। फिर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन किसको मिली, स्कैम को मिली, सिख, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, ठीक है, इनको मिली थी। देन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले डिप्रेस्ड क्लास को। डिप्रेस्ड क्लास कौन थी, शेड्यूल कास्ट, वुमेन को एंड लेबर को, वर्कर्स को। यहाँ पे वुमेन को ऐड कर दिया गया, लेबर को ऐड कर दिया गया एंड शेड्यूल कास्ट को ऐड कर दिया गया स्कैम के बाद। स्कैम यहाँ पे सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड मुस्लिम्स को 1909 में ही मिल गई थी, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 1909 में ओनली फॉर मुस्लिम्स, 1919 में स्कैम को मिली। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे काउंसिल ऑफ इंडिया जो एस्टेब्लिश्ड हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 में, इसको एबॉलिश कर दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल बनी थी 15 मेंबर्स की, वो 1858 में बनी थी, जिसको 1935 में एबॉलिश कर दिया गया। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है वॉज प्रोवाइडेड विद अ टीम ऑफ एडवाइजर्स, इन्हें एडवाइजर्स की टीम मिल गई। क्या हो रहा है देखते जाना। ऑल इंडिया फेडरेशन हुई है, रेजिडुअरी पावर्स वाइसरॉय को मिली है 1935 में, डायआर्की प्रोविंसेस में अबॉलिश हुई है, सेंटर में आ गई है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, और 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में बाई कैमरलिज्म आ गया है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में बना था, आपको याद होगा, वो इस एक्ट के थ्रू एस्टेब्लिश्ड हुआ टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट। फेडरल पब्लिक सर्विस, ये भी 1935 या 36 में कुछ ऐसी है, 35 में है। प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर प्रोविंसेस, ये भी इसी से एस्टेब्लिश हुई 1935 से। फेडरल कोर्ट बनता है 1937 में, कम बनता है, विच वॉज सेटअप इन 1937, ये 1935 से हुआ है।
अब 1947 लास्ट एक्ट बिफोर इंडिपेंडेंस, ये कर लेते हैं। 25 1947 में एटली डिक्लेयर करता है ब्रिटिश रूल को एंड कर देंगे हम बाय 30 जून 1948। कब? 1948, 30 जून 1948। बट माउंटबेटन प्लान एक्सेप्ट होता है 3 जून 1947 को, ठीक है। डिक्लेयर करते हैं इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट फ्रॉम अगस्त 15 1947। ये कब हुआ है? ये इस एक्ट के थ्रू हुआ है। प्रोवाइडेड फॉर क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, जिसका नाम होगा इंडिया और पाकिस्तान, विद द राइट टू सीड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। इससे हट सकते हैं कॉमनवेल्थ से, ठीक है। एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ऑफ द 2 डोमिनियंस टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो अपना फ्रेम भी कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, अडॉप्ट भी कर सकते हैं, जो उनका मन करे वो। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अबॉलिश कर दिया गया है यहाँ पे। 1858 में फॉर्म हुआ था, उसको 1947 में अबॉलिश कर दिया गया है, और ट्रांसफर्ड हिज फंक्शन टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द कॉमनवेल्थ अफेयर्स, ठीक है। इट असाइन ड्यूअल फंक्शंस, कॉन्स्टिट्यूएंट एंड लेजिस्लेटिव, टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म्ड इन 1946, ठीक है। इट डिक्लेयर्ड दिस डोमिनियन legislature as a sovereign body, granted freedom to the Indian princely states either to join the dominion of India or dominion of Pakistan or to remain independent. Okay, this is all about historical background of the Indian Constitution. इस वीडियो में हम मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं, बाकी काफ़ी लंबी वीडियोज हो जाएगी, 1 घंटे की वीडियो करते हैं हम। इसमें हम मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ लेते हैं। क्या होता है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 1934 में, कब? 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट टाइम आइडिया आता है। कौन लेकर आते हैं इस आइडिया को? एम.एन. रॉय लेकर आते हैं। कब लेकर आते हैं? 1934 में, ठीक है। 1935 में देन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस होती है वो फर्स्ट टाइम डिमांड करती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑफिशियली डिमांड कब होती है? 1935 में। आइडिया किसका था? फर्स्ट टाइम किसने पुट किया था? 1934 में एम.एन. रॉय ने। देन 1938 में आफ्टर 3 years नेहरू डिक्लेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस by a constituent assembly elected on a basis of federal franchise। नेहरू जी क्या कहते हैं? नेहरू जी कहते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वो फ्रेम होगा वो बाहर की या आउटसाइड की इंटरफेरेंस के बिना होगा, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट होगी वो एडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर उनके बेसिस पे इलेक्ट होगी, ठीक है। अब 1940 में इसके लिए अगस्त ऑफर आता है। कब आता है? 1940 में अगस्त ऑफर आता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। क्या आता है? क्रिप्स मिशन। कौन लेकर आते हैं? सर स्टाफोर्ड क्रिप्स, अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट came to India with a draft proposal of the British government on the framing of an independent constitution to be adopted after the World War II। ये कहते हैं World War II के बाद इसको अडॉप्ट करेंगे, बट क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग रिजेक्ट कर देती है। कौन रिजेक्ट कर देता है? मुस्लिम लीग रिजेक्ट कर रही है। फिर आती है 1946, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होती है। इन विच मंथ? नवंबर 1946, ठीक है, अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। कैबिनेट मिशन में कौन कौन थे? कैबिनेट मिशन में एक थे पैथिक लॉरेंस, आई थिंक दूसरे थे जॉन हाइड, नहीं पैथिक लॉरेंस, गिव मी अ आई डोंट रिमेंबर द नेम्स जो कैबिनेट मिशन में थे, बट क्रिप्स मिशन में थे स्टाफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर एंड पैथिक लॉरेंस, ठीक है। कैबिनेट मिशन का मैं आपको बता दूंगी। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was to be a partly elected and partly nominated body। ना fully elected थी ना fully nominated थी, partly elected थी, partly nominated थी। Moreover, the members were to be indirectly elected by the members of the provincial assemblies। जो भी elect भी जो हो रहे हैं ना उनको भी indirectly elect किया जाएगा by the members of the provincial assemblies।
ओके। और किसके बेसिस पे? लिमिटेड फ्रेंचाइज के बेसिस पे। ये 2013 में आया है। उसमें क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं, पार्टी इलेक्टेड, पार्टली नॉमिनेटेड, फुल्ली इलेक्टेड, पार्टली नॉमिनेटेड, फुल्ली इलेक्टेड या फुल्ली नॉमिनेटेड। ठीक है। असेंबली कंप्राइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल सेक्शंस। ठीक है, सारे सेक्शंस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस, SC, STs इंक्लूडिंग वुमेन ऑफ ऑल दिस सेक्शंस। ठीक है। 9 दिसंबर, इम्पॉर्टेंट डेट, 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट मीटिंग हुई है असेंबली की। मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट की है मीटिंग को। सचिंद्र नाथ सिन्हा टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट बनाए गए। और ये प्रैक्टिस कहाँ से ली है हमने कि टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट बना सकते हैं? ये फ्रेंच प्रैक्टिस है। क्वेश्चन इससे भी आ जाता है, कौन सी प्रैक्टिस है? ये फ्रेंच प्रैक्टिस है, फ्रांस से लिया है हमने ये। 9 दिसंबर को फर्स्ट मीटिंग होती है। देन 11 दिसंबर यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद इलेक्ट होते हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। और 2 वाइस प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। कितने? 2 वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं जिनके नाम होते हैं HC मुखर्जी एंड VT कृष्णामाचारी। HC मुखर्जी एंड VT कृष्णामाचारी। 9 दिसंबर, देन 10 को छोड़ दिया, फिर 11 दिसंबर यहाँ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बन गए। अब 13 दिसंबर, फिर 12 को छोड़ा, फिर 13 को यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी ने मूव किया हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसके बेसिस पे क्या बनाया? प्रियम्बल बनाया हमारा। ठीक है। फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में दी गई थी। ये 1946 तक चल रहा था। अब 1947 पे आते हैं। इस रिजोल्यूशन को पास किया 22 जनवरी 1947 में। रिजोल्यूशन गेट अडॉप्टेड। ठीक है। 22 जून 1947 में रिजोल्यूशन अडॉप्ट हो गया। 3 जून 1947 में माउंटबेटन प्लान आया। जिसने क्या किया? जिसने कहा कि हम आपको 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंट बना देंगे। ठीक है। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 आया। अब जब भी असेंबली मिलती थी, इसने क्या कहा? इसने, आपको याद है ना, अभी मैंने आपको प्रोविज़न पढ़ाया है यहाँ पे, ये जब भी ये असेंबली मिलेगी, एक बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह मिलेगी, एक बार लेजिस्लेटिव असेंबली। ये 2 फंक्शंस ये करेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट भी करेगी और लेजिस्लेटिव भी करेगी। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मिंग का भी करेगी और लॉज मेकिंग का भी करेगी। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह मिलती थी असेंबली, उसको चेयर करते थे राजेंद्र प्रसाद जी। कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब ये लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह मिलती थी, तब इसको चेयर करते थे GV मावलांकर L है ना, लंकार L, तो L फॉर लेजिस्लेटिव बॉडी, GV मावलांकर इसको चेयर करेंगे। ये 2 फंक्शंस कंटिन्यू हुए टिल नवंबर 26, 1949। इस डेट तक क्यों हुए? क्योंकि अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इट रेटिफाइड, इसने ये किया, इसने ये फॉलोइंग फंक्शन परफॉर्म किए। इट रेटिफाइड इंडियन मेंबरशिप फॉर द ऑफ द कॉमनवेल्थ इन May 1949। रेटिफाई किया इसने, मान ली। ठीक है। अडॉप्ट हुआ नेशनल फ्लैग कब? जुलाई 22, 1947। अगस्त में हमको इंडिपेंडेंट होना था, तो 22 जुलाई को हमने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग हमने रिपब्लिक से पहले, रिपब्लिक डे कब मनाते हैं हम? 26 जैन को। तो हमने 24 जैन को नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया 1950 में। कब? 1950 में, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट तब हुआ था। ठीक है। इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑन 24 जनवरी को ही हमारे राजेंद्र प्रसाद जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने इंडिया के। द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड ऑन November 26, 1949 कंटेन्ड अ प्रियम्बल। अब जो 26 नवंबर 1949 में जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था, जिसको हमने अडॉप्ट किया था, उसमें क्या क्या था? 22 पार्ट थे, एक प्रियम्बल था, 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे। प्रियम्बल को हमने कब इनेक्ट किया? प्रियम्बल को इनेक्ट किया जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हो गया था। कुछ प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के
like related to citizenship, elections, provisional parliament, temporary and transitional provision and short titles contained in came into force on ये नवंबर 26, 1949 में ही फोर्स में आ गए थे. ठीक है. कुछ मेजर कमेटी थी जिनको हम देख लेते हैं. इनको हेड कौन कर रहा था? ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड कर रहे थे बी आर अम्बेडकर. स्टीयरिंग कमेटी को राजेंद्र प्रसाद. यूनियन पावर कमेटी को जवाहरलाल नेहरू. यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को भी जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे. एंड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को, जो प्रोविंसेस में कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी फॉर्म हुई थी, उसको सरदार पटेल जी हेड कर रहे थे. ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी? ड्राफ्टिंग कमेटी क्यों बनी थी? कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने के लिए, ड्राफ्ट करने के लिए. तो वो 29 अगस्त 1947 में बनी थी. ठीक है. जिसमें 7 मेंबर्स थे. फर्स्ट बी आर अम्बेडकर जो एज अ चेयरमैन थे. अब यहाँ पे याद रखना सारे भगवान जी जैसे नाम है ना. गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, माधव जी, गोपाल जी, कृष्ण जी, सारे कृष्ण के नाम है ना. टी कृष्ण मचारी एंड के एम मुंशी. ठीक है. ये 7 मेंबर्स थे, ये याद रखना. दिस इज ऑल अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड आगे जो भी आएगा. इस वीडियो में इतना ही है. प्लीज़ वॉच इट and share it with your friends. Thank you.